हेलो स्टूडेंट्स, सीटेन एजुकेयर में आपका फिर से एक बार स्वागत है गाइस। मैं हूं आपका अपना हैरी सर और आज आपके लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं। क्या गाइस, गेस करो? क्योंकि आज आप जानते हो कि आपका बोर्ड एग्जाम कुछ ही दिनों में आपके पास आने वाला है, बहुत नजदीक आ चुका है, हाँ कि ना। तो आज मैं आपको बोर्ड 2026 के 12th एचएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट देने वाला हूं गाइस। इसमें इस वीडियो में हम सारे चैप्टर से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वगैरह है, जो भी है आने वाले हैं एग्जाम में, जो आ सकते हैं, और इनका एनालिसिस पूरे लास्ट 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके ये निकाला गया है। तो आज की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। अगर आपको बहुत सारी डिफिकल्टी आती है कि सर इतने सारे डेरिवेशंस है फिजिक्स में, मैं कैसे करूं, क्या करूं, तो जितने बताए जाएंगे उसमें से इसमें से वो तो आप पक्का 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 फिर से कीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके गाइस, सो आपको यहां पे देखिए रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स के ऊपर इधर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है गाइस, क्योंकि ये पीवाईक्यूज में बहुत बार पूछे गए हैं। ओके गाइस, तो यहां पे देखिए डेरिवेशन फॉर द पीरियड ऑफ अ कॉनिकल पेंडुलम एंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। गाइस, कोनिकल पेंडुलम के ऊपर आपको क्वेश्चन पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, ये आपको आएगा, मतलब आएगा गाइस एग्जाम में। इसके ऊपर आपको बहुत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके गाइस, सो इन टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, टॉर्क वाला भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी कर लेना। कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड रोटेशनल डायनामिक्स में से ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके बाद क्या है? पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। गाइस, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये इनमें इन दोनों थ्योरम में से कोई एक थ्योरम 100% लिख लो कि एग्जाम में आएगा। कितना गाइस? 100% लिख लो कि एग्जाम में ये आएगा, ठीक है गाइस, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। एंड आपका नेक्स्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स रियल लाइफ एप्लीकेशन। कंसेप्ट मोमेंटम वाला, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो वाला जो डेरिवेशन है, वो डेरिवेशंस भी आपको इसमें करने। इस चैप्टर में से आपको ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट करके दिए गए हैं। इसमें से मैं कहूंगा कि ये वाला जो है ना, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करो, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपको 101% आने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो रोटेशनल डायनामिक्स में से हमने बता दिया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 2 विच इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड वाला चैप्टर गाइस बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, ठीक है, बट इसमें से इतना डरने की बात नहीं है। देखिए, डेरिवेशन फॉर द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो बच्चों को पढ़ाते टाइम पे भी यही कहता हूं कि गाइस ये वाला डेरिवेशन कर लो, क्योंकि ये वाला डेरिवेशन आपको रिलेशन बिटवीन DE is equals to T into DA, D is equals to टिड्डा, है ना। तो ये आपको एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है और ये पूछा भी जाता है, ठीक है। और ये भी कर लेना कैपिलरी राइज, कैपिलरी फॉल, हाँ कि ना। कैपिलरी में से अगर फ्लूइड ऊपर जा रहा है, कैपिलरी में फ्लूइड नीचे आ रहा है, तो कैपिलरी राइज, कैपिलरी फॉल। एंड टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी का जो टर्मिनल वेलोसिटी का जो डेरिवेशन है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। वो थोड़ा बड़ा है बट इजी है, ओके, ज्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात है नहीं है। एंड क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, ठीक है। मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है गाइस। तो इस हिसाब से आपको इस चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसको दूंगा, ठीक है। ये वाला जो है ना, इसको मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। उसके बाद ये सब चीजें तो आपको पढ़नी ही है, और इस चैप्टर में से और भी चीजें हैं जैसे कि आ सकती है, मैं आपको अपनी तरफ से भी बता देता हूँ। ये रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, इसके ऊपर ये पढ़ के जाना आप, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाली चीजें पढ़ के जाना, ओके। तो ये वाले चैप्टर में से आपको ये सब चीजें करनी है, ओके गाइस। आगे बढ़ते हैं। केटीजी, केटीजी में क्या करना है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का 2 पार्ट है ना, रेडिएशन, ठीक है। आपके चैप्टर में 2 पार्ट है, एक रेडिएशन का पार्ट है, काइनेटिक थ्योरी का पार्ट है, ठीक है। डेरिवेशन फॉर द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ मॉलिक्यूल। डेरिवेशन फॉर द रूट मीन स्क्वायर, मतलब आपको क्या निकालना है? अंडर रूट वी स्क्वायर आर एम एस। ये वाला जो डेरिवेशन है किससे निकालते हैं हम? 1/3 रो वी स्क्वायर आर एम एस से, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले, प्रेशर ये होता है ना, तो इसमें से हमको ये निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? अंडर रूट वी स्क्वायर
RMS। ओके गाइस, तो ये वाला डेरिवेशन आप प्लीज कर लेना, बहुत सिंपल है, इजी है। और ये वाला प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है गाइस, ये वाला फॉर्मूला जो हम डिराइव करेंगे इस वाले में, ठीक है गाइस, ये चीजें कर लेना। इसके बाद आता है स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन आपको करना है, स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन आपको आएगा, ठीक है। वो क्या बोलता है, R is directly proportional to fourth power of absolute temperature of the substance, ठीक है गाइस, ये वाला आपको करना है। ओके, स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन आपको स्टेटमेंट देना होगा, उसका फिर ये लिखने का, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे, इक्वल टू आएगा, एंड देन यू कैन प्रोसीड। बहुत सिंपल है, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उस चीज पे वीडियो भी लाएंगे। ओके गाइस, एंड देन आता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ विथ एप्लीकेशन, ठीक है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का एप्लीकेशन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, सिंपल, लैम्बडा m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। ये पूरा का पूरा किस चीज के लिए होता है, ब्लैक बॉडी के लिए होता है, हाँ कि ना। इसको अगर करोगे तो लैम्बडा m इज इक्वल्स टू b/t, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या, एप्लीकेशन ये है कि इसको यूज किया जाता है कहां पे, डिस्टेंट स्टार जो है, बहुत दूर के जो स्टार्स हैं उनका टेम्परेचर निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है गाइस। ओके, सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, थर्मोडायनामिक्स। गाइस, थर्मोडायनामिक्स में आपको पता है थर्मोडायनामिक्स के लॉ है, फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, हाँ कि ना। तो आपको ये सब करना है। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन टू आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है गाइस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको करना है, और ये सब चीजों के डेफिनेशन क्या होती है, आइसोबारिक क्या होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, आइसोथर्मल मतलब एनर्जी कांस्टेंट, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें इसमें आपको करनी है। ओके गाइस, एंड देन ध्यान दीजिए गाइस, एक्सप्लेनेशन ऑफ हीट इंजन रेफ्रिजरेटर। एक्सप्लेनेशन ऑफ हीट इंजन कैसे वर्क करता है, रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है, व्हाट द बेसिस ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये सब चीजें कैसे वर्क करती है, आपको ये सब बतानी है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मतलब इसमें आपको सिंपल जो आपके लॉज है, मैं वैसा बोलूंगा, जीरोथ लॉ जो है ना, जीरोथ लॉ, वो वाला भी कर लेना, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स के लिए। तो ये थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑसिलेशन। गाइस, ऑसिलेशन के अंदर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। डिराइव द डिफरेंट इक्वेशन फॉर लीनियर एसएचएम। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमको क्या करना है, इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमको निकालनी है, ठीक है गाइस। तो ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर में से ये आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब निकालने वाला डेरिवेशन भी है आपको ऑसिलेशन चैप्टर में, तो आपको ये करना है, ठीक है गाइस। एंड डेरिवेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब देखो गाइस, रोटेशनल डायनामिक्स में आपको टाइम पीरियड फॉर कॉनिकल पेंडुलम है, ऑसिलेशन में आपको टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम है। इन दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आता है, मतलब ये दोनों ऐसे रहते हैं कि इनको पूछना मोस्ट ऑफ पूछे जाते हैं, या तो ये पूछा जाता है या तो वो पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको करना भूलिएगा मत, ठीक है गाइस। तो ये आपका क्या था, चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन के बारे में बताया, ठीक है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, सुपरपोजिशंस ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या है गाइस, देखो, डेरिवेशन फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव फ्रॉम इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव y1 इज इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा t, ठीक है गाइस। ये आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव में इधर एक ही क्वेश्चन हमने दिया हुआ है, तो आप ये कर सकते हो, ये कीजिए। और इस चैप्टर में से तो नॉर्मल जो थ्योरी पार्ट है इसको ज्यादातर करिएगा, क्योंकि इसमें से वही सब पूछा जाता है, और डेरिवेशन के मामले में ये एक डेरिवेशन आपको करना है, ठीक है गाइस। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव के लिए हमने ये बताया है। ओके, नेक्स्ट को वेव ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 7 क्या है, इसमें डिराइव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल। गाइस, ह्यूजेंस प्रिंसिपल जो है, ठीक है, ये कर लेना, ठीक है। और इसके बेसिस पे आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे निकाल सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई इक्वल टू आर, तो वो ये सब आप ह्यूजेंस प्रिंसिपल से निकालने की कोशिश करिएगा, डेरिवेशन कर लीजिएगा, ठीक है। बाद में इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन क्या होता है, इनके बीच में जो भी है इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन का जो डिफरेंट है, डिफरेंस बिटवीन, ये पढ़ लेना।
ओके। और इंटरफेरेंस के अंदर भी दो चीज आती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो वो भी पढ़ लेना क्या होता है, दोनों से क्या फर्क पड़ता है, क्या चीज होती है, अफेक्ट क्या करते हैं और एप्लीकेशन क्या है वगैरह वगैरह। इस चैप्टर में से वेव ऑप्टिक्स का ये आप पढ़ लेना, ठीक है। देखिए आपको बोर्ड एचएससी एग्जाम है ना, एप्लीकेशन के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन इस चीज का यूज कहाँ होता है ये चीज आपको बताने के लिए रहेगी। ओके गाइस, तो नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। गाइस इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस थ्योरम एप्लीकेशन, सीधा सीधा सिंपल वर्ड में बोल दिया, गॉस लॉ जो है उसके एप्लीकेशन लिखो। आपको पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, स्फीयर क्या करेगा, हाँ की ना, एक प्लेन शीट है, ठीक है, तो प्लेन शीट में से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी पास होगी वो फ्लक्स के बेसिस पे, और एक है सिलेंडर, ठीक है गाइस। लोग बोलते हैं सिलेंडर और स्पेयर का करो, मैं बोलता हूँ तीनों करके रखो, कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, ठीक है गाइस। तो आपको ये करने से चूकना नहीं है। इसके बाद क्या है हमारा डेरिवेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेन कैपेसिटर विथ एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। गाइस डेरिवेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेन कैपेसिटर, कैपेसिटेंस निकालने के लिए सी, ये वाला डेरिवेशन। और इसी के अंदर दूसरा है एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड कितना कैपेसिटेंस, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ सीवी स्क्वायर, हाँ की ना, ये वाला डेरिवेशन जो है E इज इक्वल्स टू हाफ सीवी स्क्वायर, इसके आने के चांसेस ज्यादा है। ये जो इधर लिखा है ना छोटे से अक्षरों में एनर्जी स्टोर्ड, इसको करना भूलिएगा मत, हाफ सीवी स्क्वायर, ये वाली चीजों को करना भूलिएगा मत। ओके गाइस, तो नेक्स्ट है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से गाइस किरचॉफ्स लॉ, केवीएल केसीएल जो भी आपको है, ठीक है, केवीएल केसीएल कर लीजिएगा किरचॉफ्स लॉ में, एंड देयर एप्लीकेशन इन व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज कर लीजिएगा, ठीक है। आपको केवीएल केसीएल नॉर्मल लगाने के लिए 1 मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है, एमसीक्यू में भी केवीएल केसीएल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है गाइस, तो ये करना भूलिएगा मत, ठीक है गाइस। एंड प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड फैक्टर अफेक्टिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, तो ये वाली चीजें भी कर लीजिएगा साथ ही साथ में, ठीक है गाइस। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम द आइडिया ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे ओम्स लॉ का डिडक्शन, ये वाला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। इसमें केवीएल केसीएल पे ध्यान देना, एप्लीकेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी में। वैसे चैप्टर में चीजें तो बहुत सारी आप करने के लिए कर सकते हो, बट पहले इन चीजों को कीजिएगा, उसके बाद आप दूसरी चीजों पे जंप मारिएगा, और जितना हो सके पीवाईक्यूज को सॉल्व कीजिए, क्योंकि जितना पीवाईक्यूज आप सॉल्व करोगे आपको उतना बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लगभग क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है गाइस। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें आंख बंद करके ये दोनों जो क्वेश्चन है ना, बायट-सर्वर्स लॉ ऑफ एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, आंख बंद करके कर लेना, ठीक है, कभी भी कैसे भी कहीं भी आ सकता है, ठीक है। बायट-सर्वर लॉ कर लेना, एम्पियर सर्किट लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ टू सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड्स, ठीक है गाइस, ये वाला भी आप कर लेना, एम्पियर सर्किट लॉ, ओके। एंड फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर, स्टार मार्क्स कर रहा हूं, देख लीजिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। और चैप्टर्स है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या है आपका मैग्नेटिक मटेरियल। गाइस मैग्नेटिक मटेरियल सीधी बात, अगर मैग्नेटिक मटेरियल आला है इस चैप्टर में से आपको ये वाली चीजें थ्योरी पार्ट में, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिज्म, ये इनके ऊपर आपको पूछने क्वेश्चंस बहुत पूछे जा सकते हैं थ्योरी में, क्योंकि चैप्टर है, चैप्टर में मैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रही है, और मैग्नेटिक मटेरियल 3 टाइप के होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो इस चैप्टर में से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि एग्जाम में चैप्टर का वेटेज तो है, मतलब ये क्वेश्चंस आने के चांसेस भी ज्यादा है, ठीक है गाइस। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, अब ये छोटी छोटी चीजें होती है, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, और मैग्नेटिज्म क्या है, ये सब चीजें आपको 1-1 मार्क्स में पूछी जा सकती है, ठीक है गाइस, तो ये करना भूलिएगा मत। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ईएमआई, ईएमआई तो लोन भरते वो वाली नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें क्या क्या है, फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ करना है आपको, लेंज लॉ भी करना है, ठीक है, फैराडेज लॉ, लेंज लॉ करना भूलिएगा मत, ईएमआई में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और डेरिवेशन फॉर सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। गाइस इन दोनों में से कोई एक चीज पक्का आ सकती है, सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन के डेरिवेशन जो है, ठीक है, ये करना भूलिएगा मत। ईएमआई बहुत सिंपल चैप्टर है, इसको ऑप्शन में मत छोड़िएगा, बहुत सिंपल चैप्टर है, आपको स्कोर दिला सकता है, ठीक है गाइस।
एंड देन आता है एसी सर्किट। एसी सर्किट्स में से आपको देखिए इधर लिखा है एनालिसिस ऑफ एलसीआर सर्किट, सॉरी गाइस एक सेकेंड, एनालिसिस ऑफ एलसीआर सर्किट, इंपीडेंस क्या होता है, फेज एंगल, आप पावर कैसे निकालोगे एसी सर्किट के अंदर, उसके जो डेरिवेशंस हैं वो सारी चीजें करना भूलिएगा मत, ठीक है भाई। उसके बाद क्या आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस एंड फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बनाने के लिए एग्जाम में एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। फेजर डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस एंड फेजर डायग्राम, ठीक है गाइस। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है एसी सर्किट में से। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 14 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसके ऊपर अगर ये चैप्टर का नाम आ रहा है मतलब सिंपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है गाइस? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट पड़ती है किसी सब्सटेंस पे, उसके इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, फिर वहां से क्या होता है, उड़ जाते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं, ओके, कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं, फिर वहां से बाहर आते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ लेना, आइंस्टाइन्स इक्वेशन के बारे में पढ़ लेना। अगर इन सब टॉपिक्स में से आपको कोई भी किसी भी टाइप का वीडियो चाहिए कि सर ये टॉपिक आप पर्सनली समझाओ अलग से, तो उसके ऊपर हम वीडियो भी लाएंगे आपको, अगर कमेंट कीजिए उसमें, ठीक है। टॉपिक का नाम कमेंट कीजिए तो हम उसके ऊपर वीडियो भी लाएंगे। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए, सॉरी मैं क्या बोल रहा था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर जो डेरिवेशन है, ठीक है, वो करना ना भूलिएगा। एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, देखिए गाइस न्यूमेरिकल्स की बात की है, मतलब सीधी बात इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है वो सब करके जाइएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी लेवल क्या होता है, स्पेक्ट्रल सीरीज, डेरिवेशन, बोर्स मतलब वो था ना लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हाँ की ना वो सीरीज जो जितनी भी है ना हाइड्रोजन एटम की, बोर्स मॉडल जो दिया था वो वाला करके रखना, वो पूरा ऐसा लेवल बनाते ऊपर से नीचे आती है सब, ठीक है, तो कर लेना, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन क्या होता है, मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ क्या होती है, डीके कांस्टेंट क्या होता है, हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ के ऊपर क्वेश्चन शायद न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, ओके गाइस। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर में 2 क्वेश्चन बताए गए हैं इंपॉर्टेंट। देन यू कैन सी योर चैप्टर नंबर 16 दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइस। गाइस सेमीकंडक्टर डिवाइस में से देखिए पीएन जंक्शन डायोड, ये वाला आप कर लेना, ओके। कैरेक्टरिस्टिक, वर्किंग, इसकी दोनों चीजें करके रखना। कैरेक्टरिस्टिक पीएन जंक्शन डायोड का डायरेक्ट पूछ सकते हैं, वर्किंग पूछ सकते हैं, एप्लीकेशन पूछ सकते हैं, कहाँ लगाया जा सकता है, इसमें एप्लीकेशन लिखा नहीं है बट एप्लीकेशन भी पूछ सकते हैं। अच्छा चैप्टर है और इसमें से पीएन जंक्शन डायोड पे आपको मिलेगा क्वेश्चन, जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉजिक गेट, अब देखो आपके एग्जाम में आपका नसीब रहा तो लॉजिक गेट, जब मैंने एग्जाम दिया था मेरे टाइम पे, तो मेरे टाइम पे भी लॉजिक गेट आया था, ठीक है। तो ये बात हो जाती है कि आपको लॉजिक गेट वाला भी करके जाना है, क्योंकि कभी कभी पेपर अगर इजी आ जाता है तो लॉजिक गेट आ जाते हैं और लॉजिक गेट आपको स्कोर करवा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ आपका ये लास्ट चैप्टर खत्म हुआ, ओके गाइस। सो हमने क्या देखा, सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिफर किया, मैंने हर एक चैप्टर में से बताया आपको कि कौन से चैप्टर्स आप कर सकते, मतलब हर एक चैप्टर में से कुछ, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं, खुद से लिख के दिए हैं, एनालिसिस किया हुआ है। तो आप इन क्वेश्चंस को तो प्लीज छोड़िएगा मत, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम को क्लियर करने के लिए गाइस। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप पूछिए, कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, और तब तक के लिए देखते रहिए C10 एजुकेयर। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, धन्यवाद।